सबसे पहले तो हमने कृषि विभाग के अधिकारी और भारत सरकार के बीमा कंपनी जो सरकारी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ कंपनी, उसके अधिकारियों की मीटिंग ली और ये चर्चा की कि बीमा करने से लेकर किसान को क्लेम देने तक किस तरह से पारदर्शी तरीके से सिस्टम को सुधारा जाए। सही किसान जिसने अपनी फसल का बीमा करवाया है और उसकी फसल को नुकसान हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी कैसे क्लेम दिलवाया जाए, और जो पेंडिंग केसेज हैं पिछले 3-4 साल के किसी वजह से अटके हुए हैं, उनका समाधान निकाल करके किसानों को कैसा पैसा दिलवाया जाए। और भारत सरकार की कंपनी जो देश के अंदर भारी मात्रा में उसका शेयर है बीमा करने में, उसके अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा के किसानों की जितने भी पेंडिंग क्लेम हैं उनको वो प्रायोरिटी पर लेकर के सॉर्ट आउट करेंगे। और हमारे विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में जो भी बीमा होगा उसका आंकड़ा जमीन का, फसल का समय पर हम पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे से इंटीग्रेट करेंगे और क्रॉप कटिंग के मामले में जो व्यवधान आते हैं उनको भी दूर करेंगे। तो जो फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों का जो हित देखने की एक व्यवस्था है उसको और मजबूत करेंगे। बड़ा सकारात्मक भारत सरकार के अधिकारियों से बात हुई हमारे महकमे के लोगों की, और आगे जो है बीमा करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी, व्यवस्थित इसको करेंगे और जल्दी से जल्दी किसान को क्लेम मिले, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करेंगे। दूसरा, हमने मीटिंग की कृषि विभाग के, पशुपालन विभाग के हमारे अभी भी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, गौशालाओं के चेयरमैन साहब बैठे हैं, गर्ग साहब, गौशाला के अधिकारी, एचयू के अधिकारी, हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सब ने मिलकर के ये चिंता की कि गाय के गोबर से जो सब्स्टिट्यूट एक है प्रोम, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, डीएपी का जो सब्स्टिट्यूट है, उसको कैसे फार्म तक, किसान के खेत तक उसको लागू किया जाए। हमारे 2 गौशालाओं में इसका निर्माण शुरू हो चुका है, पिंजौर में, एक डोभी हिसार में, बड़वा भिवानी में, 3 गौशालाओं में। और ये इसके टेस्ट रिपोर्ट भी कई जगह से हमने करवा लिए हैं, आईआईटी दिल्ली की मॉनिटरिंग के द्वारा, एचयू की मॉनिटरिंग के द्वारा और कई लेबोरेटरी से, और ये स्थापित हो चुका है कि केमिकल जो डीएपी है उसका सब्स्टिट्यूट ये प्राकृतिक प्रोम जो है गोबर की खाद से, उस फास्फोरस से और इससे मिलाकर के जो बनता है, ये हो सकता है। अब इसके हमने फील्ड ट्रायल के आदेश दिए हैं कि यूनिवर्सिटी और हमारा बागवानी विभाग, हमारा कृषि विभाग इस प्रोम के फील्ड ट्रायल करे और जितनी भी टेस्ट इसके संभव हो सकते हैं इसके रिपोर्ट दे। और अगर ये कामयाब हो जाता है, सही बैठता है, तो ये देश के लिए एक बड़ा अच्छा क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि इस वक्त
जो डीएपी का बैग बाहर से 3800-3850 का आता है, जिसको हम 1350 किसान को बेचते हैं, 2501 की भारत सरकार सब्सिडी देती है। और ये सब्सिडी कुछ थोड़ी बहुत नहीं है, बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जो 3 साल पहले 4 साल पहले सिर्फ 50-60 हजार करोड़ थी, इस साल खाद की सब्सिडी का एस्टिमेट है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो ये देश हित में कदम होगा। इस पे हमारे सारे विभाग के अधिकारियों ने बैठकर चर्चा की और एक टास्क फोर्स हमने गठन किया, जिसमें कृषि विभाग के, गौशाला विभाग के, हॉर्टिकल्चर विभाग के हमारे अधिकारियों की एक टीम गठित की है कि वो इसके बारे में पूरा आकलन करके सरकार को रिपोर्ट दें और प्रक्रिया बताएं कि इसको हम कैसे, इसको जो केमिकल डीएपी है उसको रिप्लेस करने की क्या प्रक्रिया अपनाएं। और दूसरी एक खुशखबरी ये है, जो इतने सालों से लंबित का प्रोजेक्ट था गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का, लगभग मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था और ये 7-8 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 550 एकड़ में, और इसका टेंडर आज खुलने जा रहा है। अब देखते हैं कितनी बिडिंग आती है, तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। ये मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसका जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसका टेंडर खुल चुका है। उसका भी अंतिम निर्णय ठेकेदार को जो शॉर्टलिस्ट करके अलॉट कर दिया जाएगा। तो किसानों से संबंधित विषय हैं, बहुत तेज गति से हम काम कर रहे हैं। जो किसानों को सुविधाएं देनी है, बाजार की, मंडी की और खाद की, और खासकर गौशालाओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर गो आधारित खेती शुरू हो, गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, गौ सेवा का काम बढ़े। एक विषय और है कि ये सही है कि इस साल तूड़े का भाव ज्यादा है। गौशालाओं के ऊपर ये लगता था कि संकट आएगा। हमने, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फैसला लिया। जो पैसा गौशालाओं को साल के आखिर में दिया जाता था, लगभग 13-14 करोड़ रुपया, 13 करोड़ 44 लाख रुपया हमने अप्रैल में ही गौशालाओं को भेज दिया है। ये 569 गौशालाएं हैं, पहली किस्त उनको चली गई है ताकि वो अपना चारा खरीद लें। एक स्कीम हम और लेके आए हैं कि जो गौशालाएं अपने आस पड़ोस में किसी किसान से चारा बिजाई कराना चाहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते में 10 एकड़ तक प्रति गौशाला हरा चारा की बिजाई कराए और वो चारा गौशाला सर्टिफाई कर दे कि हमने गौ सेवा में गौओं के लिए लिया है, कि इस किसान ने हमारे कहने से चारा बोया है, उसको अपने भाव से खरीदे। वो गौशाला और किसान के बीच की बात है। उस किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा हम सरकार की तरफ से देंगे, ताकि उसका आकर्षण हो कि वो जल्दी से जल्दी चारा बो दे। और ये लिमिट हमने रखी है कि गौशाला को 10 एकड़ की लिमिट, और जिस गौशाला को चारा दे देगा उसके खाते में डीबीटी से किसान के खाते में हम पैसा डाल दें। तो ये कदम हमने गौ माता की सेवा के लिए कि तुरंत उसकी जो
पैसा देना है तूड़े का वो दिया, चारा बिजाई की स्कीम लेके आए, गाय के गोबर से खाद कैसे बने प्रोम की उसके बारे में चर्चा की। उससे किसान को भी फायदा होगा, प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को फायदा होगा और गौशालाओं को सशक्तिकरण में भी मदद होगी। ये आज के विषय थे। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है उसको अल्टीमेटली एंड यूजर बाजार को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमने अपने विभाग को बोल दिया है कि हमारी एचएयू है, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग है, हमारे कृषि विभाग है कि इनके डेमोन्स्ट्रेशन के फार्म पे इनको यूज करें और फिर रिपोर्ट भी दें कि कितने लाभकारी हैं ये। बकाया है किसानों का जो कितना अमाउंट है सर, कौन सी फसल का है जो बातचीत आप कर रहे हैं उसको आप जल्द दे दिया जाएगा? पिछले 3-4 साल के तरह तरह के केस किसानों के बकाया पड़े हैं और वो विषय कई जगह तो ऐसा है कि क्रॉप कटिंग नहीं हुई, किसान ने प्रीमियम दे दिया, क्रॉप कटिंग नहीं हुई, डाटा कमजोर है। कई जगह ऐसा है कि किसान का पैसा बैंक ने काट लिया और बीमा कंपनी को नहीं दिया, वो क्लेम सेटल नहीं हुए। कुछ केस ऐसे हैं कि कंपनियां हाई कोर्ट में चली गई। तो ये कई 4-5 तरह के केस हैं, लेकिन हमारा विभाग प्रोएक्टिव होकर के किसान की वकालत कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डिस्प्यूटेड क्लेम हैं ये किसान को जल्दी से जल्दी मिले और हम किसान की तरफ से हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग जहां भी लड़ना पड़ेगा वो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सर आगे ऐसी स्थिति ना पैदा हो, आप क्या बता रहे हैं, क्या आपने किस तरह सिस्टम अपनाया है? सिस्टम हमने कहा है कि हमारे पास सारी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा का डाटा है। हम हर साल जो साल में 2 बार फसल होती है उसका आकलन करवाते हैं, किस एकड़ के अंदर क्या बो रखा है। और फिर हमारी ये बात हुई है कि हम ऐसा इंटीग्रेशन करें आईटी के माध्यम से कि किसान पैसा बीमा का प्रीमियम दे, उसका डाटा कंपनी को जाता है, उसका डाटा कंपनी को भी जाए, हमारे हरियाणा सरकार के कृषि विभाग को भी आए, ताकि हम उसी दिन से उस केस को उस किसान के वकील बन के उसकी जब तक उसका पैसा को अगर फसल खराब होती है तो उसका क्लेम नहीं मिलता तो उसका केस को हम अपने टेकअप करें। ऐसी व्यवस्था बनाने का हमने आज एक खाका तैयार किया है। मंत्री जी, तूड़े पे जो रोक लगाई थी सर, मतलब हरियाणा से बाहर दूसरे राज्य में नहीं जा सकता, तो अब आपके मुताबिक गौशाला में अगर पर्याप्त है तो वो उसकी क्या स्थिति रहेगी? तूड़े पे हरियाणा में आपस में मूवमेंट पे तो कोई रोक नहीं थी और अब पीछे कल मुख्यमंत्री जी से चर्चा मेरी हुई थी और उन्होंने कहा था कि बाकी इंटरस्टेट मूवमेंट को भी रोक को हटा रहे हैं। हटा वो अगर आदेश जारी हो गए होंगे या हो जाएगी। हाँ, मंत्री जी, हमारा मकसद ये था कि हमारे गौशालाओं को, हमारे जो छोटे किसान हैं उसको जागृत करना था कि भी तूड़े की समस्या आ सकती, भाव महंगा है और कहीं ऐसा ना हो कि जो व्यापारी लोग हैं थोड़ा इकट्ठा करके ज्यादा भाव पे आपको बेचें। तो इसलिए हमने ये कोशिश की थी और सबको पता भी लग गया कि जिसको जरूरत है थोड़ा इस टाइम, क्योंकि फसल का टाइम होता है, सबसे सस्ता रेट अभी होता है, तो उन्होंने जो खरीद लिया होगा या खरीद लेंगे या फिर हमारी जो हरा चारा बोने की स्कीम है इसका लाभ उठा लेंगे। मंत्री जी, गौशालाओं को लेकर सरकार काफी प्रयास कर रही है, पर फिर भी गौ वंश, गौएं जीडी रोड पे, आम बाजारों में, गंद के ढेरों में दिखाई देती है। इसको लेकर क्या समाधान है? इसके लिए सरकार अकेली जिम्मेदार नहीं है, समाज भी जिम्मेदार है। देखिए, जो भी गौ पालता है छोड़ता तो वही है। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि नीतियां ऐसी बनाएं, गौशालाओं को मजबूत करें और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जिससे प्रोम बन जाए, गाय के गोबर से गैस बन जाए, गाय के गोबर से पेंट बन जाए
और गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएं तो जितनी भी जो बेसहारा गौवंश है उसको तुरंत ले जाएंगे। और अभी भारत सरकार ने कोशिश की है कि जो भारत सरकार के विभाग है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने कि जो गौ गैस तैयार करेंगे गौशालाएं, उसकी गैस को एक अच्छे अमाउंट पर वो खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों से उन्होंने MOU भी किया है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में धीरे धीरे करके गौशालाएं आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रही है। मंत्री जी, जो सरसों है मंत्री जी, जो सरसों है इस समय 7-8 हज़ार ओपन मार्केट में जो है रेट सरसों का है पर क्विंटल का, तो किसान जो है अभी भी उसको स्टॉक करे हैं कि 10,000 तक उम्मीद है उनको 10,000 तक जाएगी, तो क्या स्टॉक रखना या अभी नहीं बेचने से आप किस तरह देखते हैं इसको? क्या ऑयल जो है सरसों का तेल और बढ़ जाएगा या किसानों को एक अच्छा लाभ मिल पा रहा है इस वजह से हो रहा है या कोई और? देखिए, मैं भावों का भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और मुझे एक चीज की खुशी जरूर है कि किसान अपनी फसल का भाव खुद तय कर रहा है। आज वो 5,050 MSP है, सरसों नहीं बेच रहा, 6,000 में नहीं बेच रहा, 6,500 में नहीं बेच रहा, तो किसान का सशक्तिकरण हो रहा है। आज सारे भाव, कपास का 11-12 हज़ार रुपये क्विंटल है, जो धान है बासमती सेमी बासमती गोहाना मंडी में 4400-4500 रुपये प्रति क्विंटल है, जौ का भाव 3,000 रुपये है, गेहूं का भाव भी हमारे दक्षिण हरियाणा में तो MSP से 200-300 रुपये ऊपर है, तूड़े का भाव भी